अभी के मेटा की बात करूं ना, तो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर अगर कोई है तो वो है ओलिविया। अपडेट के बाद इसको कितना बड़ा बफ मिला है ये तो आप सबको पता ही होगा। और जो पहले के मेटा का किंग था नीरो, उसको इतना ज्यादा नर्फ मिल गया है कि अब वो यूज करने लायक ही नहीं बचा। देखो, किसी भी 4v4 फाइट में सबसे पहला काम होता है एनिमी टीम का जोसेफ वेस्ट करवाना, और जोसेफ वेस्ट करवाने का सबसे इजी तरीका पहले नीरो ही था, लेकिन अब नीरो ही यूजलेस हो गया। तो अब सवाल आता है, एनिमी का जोसेफ वेस्ट करवाएंगे कैसे? टेंशन मत लो, वीडियो के आगे मैं आपको नीरो के बिना भी जोसेफ को इजीली वेस्ट करने की टेक्निक सिखाऊंगा। अब बात करते हैं निकिता की। देखो, निकिता को नर्फ मिलने के बाद और M590 का ड्रॉप रेट कम होने की वजह से मोस्ट ऑफ द प्लेयर्स सोच रहे हैं कि निकिता अब यूजलेस हो गया है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि आखिर क्यों और कैसे अभी भी निकिता को यूज करना चाहिए। देखो, अगर मैं चाहूं तो अभी इसी वक्त आपको एक सॉलिड ई स्पोर्ट्स कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बता सकता हूं। कॉम्बिनेशन तो मैं बता ही दूंगा, लेकिन उस कॉम्बिनेशन के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है वो आपको समझ नहीं आएगी। इसलिए मैं सिर्फ कैरेक्टर्स नहीं, स्ट्रैटेजी वाइज कैरेक्टर्स सजेस्ट करूंगा, क्योंकि सिर्फ किसी दूसरी टीम का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कॉपी करने से गेम प्ले कभी भी उनकी तरह नहीं होता। सबसे पहले ये समझना पड़ता है कि कौन सा कैरेक्टर किस स्ट्रैटेजी पे काम करता है। जैसे मान लो मैं बोल दूं कि स्क्वाड में 2 सूजी लेकर खेलो, लेकिन अगर आपको यही नहीं पता कि 2 सूजी लेने के पीछे स्ट्रैटेजी क्या है, तो उस कॉम्बिनेशन का कोई फायदा नहीं होगा। देखो, हर एक टीम की अपनी एक बेसिक स्ट्रैटेजी होती है, जैसे फ्लक्सो का लेट जोन रोटेशन, बीआर का अर्ली रोटेशन, और मैक्सिमम इंडियन टीम जोन के साथ साथ रोटेशन लेना पसंद करती हैं। लेकिन वक्त आने पर आपको अपनी स्ट्रैटेजी के साथ साथ कैरेक्टर कॉम्बिनेशन भी चेंज करना पड़ता है। जैसे मान लो आपका चैंपियन रश एक्टिवेट हो गया और उसके बाद भी आप अग्रेसिव गेम प्ले के लिए मॉक्स, कैसी या कोडा जैसे कैरेक्टर्स यूज कर रहे हो, तो चैंपियन बनने का सपना भूल ही जाओ, क्योंकि चैंपियन रश एक्टिवेट होते ही आपको पूरा पैसिव गेम प्ले में शिफ्ट हो जाना चाहिए। और कैरेक्टर स्लॉट्स में स्टेफी, क्रोनो, स्काइलर, A124, एंड्रयू और जे बीब्स जैसे कैरेक्टर्स चूज करने चाहिए। तो चलो अब बात करते हैं एक प्रॉपर ई स्पोर्ट्स कैरेक्टर कॉम्बिनेशन की। देखो, नेशनल, इंटरनेशनल और नॉर्मल पेड स्क्रिम्स में कैरेक्टर सिलेक्शन और स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। नेशनल और इंटरनेशनल लॉबी में हर टीम को दूसरी टीम का ड्रॉप पॉइंट, रोटेशन, स्ट्रैटेजी और उनका बेसिक कैरेक्टर कॉम्बिनेशन तक पता होता है। तो ऐसी सिचुएशन में आपको अपना ड्रॉप लोकेशन और रोटेशन ध्यान में रखते हुए ये सोचना पड़ता है कि किस किस टीम से फाइट हो सकती है, और उसी हिसाब से कैरेक्टर सेलेक्ट करने पड़ते हैं। मान लो आपका ड्रॉप पॉइंट क्लॉक टावर है और किसी दूसरी टीम का ड्रॉप पॉइंट फैक्ट्री है। अब मान लो वो टीम डैमेज रिडक्शन या शील्ड देने वाले कैरेक्टर्स जैसे स्टेफी, एंड्रयू, जे बीब्स, जेन और शनि पर ज्यादा फोकस करती है, तो उस सिचुएशन में आपको उनका काउंटर कैरेक्टर यानी कायरोस यूज करना चाहिए, क्योंकि कायरोस ही इकलौता ऐसा कैरेक्टर है जो शील्ड और डैमेज रिडक्शन बेस्ड कैरेक्टर्स को इफेक्टिवली काउंटर कर सकता है। अब अगर नेशनल और इंटरनेशनल लॉबी को छोड़कर नॉर्मल पेड स्क्रिम्स की बात करें, तो वहां किसी भी टीम को दूसरी टीम का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन, स्ट्रैटेजी या ड्रॉप पॉइंट पहले से पता नहीं होता, और इसी वजह से कैरेक्टर सिलेक्शन थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। लेकिन मैं आपको एक ऐसा सॉलिड कॉम्बिनेशन बताऊंगा जिससे आपके कैरेक्टर्स ऑलमोस्ट हर टीम के ऊपर हैवी पड़ेंगे। सबसे पहले बात करते हैं प्राइमरी रशर की। देखो, अभी के मेटा में प्राइमरी रशर के एक्टिव स्लॉट के लिए ऑस्कर से बेटर कैरेक्टर मुझे नहीं लगता। हाँ, बहुत लोग आपको जेन भी सजेस्ट करेंगे, और सच बोलूं तो जेन भी एक अच्छा ऑप्शन है, लेकिन मेरे हिसाब से ऑस्कर ही बेस्ट चॉइस है। ऑस्कर के साथ आपको यूज करना होगा जोसेफ, निकिता और ओलिविया। उसके बाद बात करते हैं सेकेंडरी रशर की। एक्टिव स्लॉट में कैसी और पैसिव स्लॉट्स में थीवा, जोसेफ और ओलिविया। वैसे सेकेंडरी रशर के एक्टिव स्लॉट के लिए अभी के मेटा में क्रोनो भी एक बहुत अच्छा चॉइस बनता है। उसके बारे में मैं थोड़ी देर में डिटेल में बात करूंगा। अब बात करते हैं नेडर या असॉल्टर की। देखो, नेडर के एक्टिव स्लॉट के लिए मैं A124 सजेस्ट करूंगा, क्योंकि मेरे हिसाब से नेडर के लिए इससे बेटर चॉइस अभी कोई नहीं है। और पैसिव स्लॉट्स में सूजी, मोको और एल्वरो। इसके अलावा एक्टिव स्लॉट में क्रोनो या कोडा भी चूज कर सकते हो। अब देखो, मैंने यहाँ सेकेंडरी रशर और नेडर दोनों के लिए ही क्रोनो सजेस्ट किया है। देखो, अभी के मेटा में क्रोनो का कूलडाउन सिर्फ 45 सेकंड्स का है, और करंट मेटा में प्रेशर इतना ज्यादा रहता है कि क्रोनो के बिना खेलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब सवाल आता है, क्रोनो ले कौन और कब लेना चाहिए? अगर आपका सेकेंडरी रशर क्रोनो लेता है तो असॉल्टर, कैसी, कोडा या A124 में से कोई भी चूज कर सकता है। अगर आप हीलिंग के साथ डिफेंसिव गेम प्ले करते हो तो क्रोनो और कैसी दोनों रखो, और अगर हीलिंग के साथ अटैकिंग गेम प्ले चाहिए तो कैसी के साथ A124 रखो, या फिर अगर हीलिंग को अवॉइड करना चाहते हो तो क्रोनो और A124 दोनों ही रखना। बस एक बात हमेशा याद रखना, अगर आपका असॉल्टर क्रोनो चूज करता है तो उसको थीवा भी जरूर लेना चाहिए। अब बात करते हैं स्नाइपर की। देखो, अभी के मेटा में नॉर्मल पेड स्क्रिम्स के लिए मेरे हिसाब से स्नाइपर के एक्टिव स्लॉट में स्काइलर से बेटर कैरेक्टर कोई नहीं बनता। स्काइलर के साथ आपको मोको, मारो और सूजी यूज करना है। अब नॉर्मल पेड स्क्रिम्स के लिए मेरे हिसाब से ओवरऑल कैरेक्टर कॉम्बिनेशन कुछ इस तरह बनता है। अब ये काम कैसे करेगा, चलो वो भी समझ लो।
देखो, इस कॉम्बो में मैंने टोटल 3 हीलिंग कैरेक्टर्स रखे हैं, जिससे टीम की हीलिंग बहुत फास्ट इंक्रीज होगी। यहाँ मैंने 2 मोको और 1 निकिता रखा है, जिससे एनिमी का जोसेफ वेस्ट हो जाएगा और आप A124 से एनिमी के कैरेक्टर को ब्लॉक कर सकते हो। ऊपर से मोको एनिमी की एग्जैक्ट पोजीशन भी रिवील करेगा। इसके अलावा मैंने यहाँ टोटल 6 अटैकिंग कैरेक्टर्स रखे हैं: स्काइलर, ऑस्कर, A124, अल्वारो, निकिता और मारो। इस कॉम्बो में सिर्फ एक चीज की कमी है और वो है क्रोनो। आप चाहो तो प्राइमरी रशर का ऑस्कर रिप्लेस करके क्रोनो रख सकते हो, क्योंकि अभी ऑस्कर का कूलडाउन है 60 सेकंड्स और क्रोनो का है 45 सेकंड्स। और ऊपर है अटैकिंग के लिए आपके पास स्काइलर भी है, क्योंकि स्काइलर और ऑस्कर दोनों का ही काम लगभग सेम है, ब्लू वॉल ब्रेक करना। सो मेरे हिसाब से क्रोनो प्राइमरी के लिए अच्छा चॉइस होगा, क्योंकि बहुत पहले प्राइमरी भी क्रोनो यूज करते थे, जिससे एंट्री क्रिएट करना और डिफेंसिव गेम प्ले दोनों ही और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। इसके अलावा मैंने यहाँ टोटल 2 सूजी रखी हैं, जिससे आपको तुरंत ज्यादा कॉइन्स मिलेंगे और अर्ली लूट में भी बहुत हेल्प होगी, जैसे बोल्ट मेकर, मिनी लॉन्च पैड, लेवल 3 वेस्ट और बाकी सारी इंपॉर्टेंट चीजें। अब देखो, इस कॉम्बिनेशन में से आप A124 की जगह कोडा भी चूज कर सकते हो, जो आपको ड्रॉप क्लैश में हेल्प तो करेगा ही, उसके साथ साथ एनिमी की एग्जैक्ट पोजीशन रिवील करके नीडिंग करने में भी और ज्यादा हेल्प करेगा। इसके अलावा आप अपनी टीम में एक की जगह 2 निकिता भी रख सकते हो, मतलब सेकेंडरी रशर को भी निकिता दे सकते हो। देखो, ये तो सही बात है कि ज्यादातर प्लेयर्स निकिता सिर्फ M590 चलाने के लिए यूज करते हैं, और अभी के मेटा में M590 का ड्रॉप रेट भी कम हो गया है और निकिता को भी नर्फ मिला है। इसीलिए सबको लग रहा है कि M590 मिलेगा ही नहीं और निकिता लेना बेकार है। लेकिन मेरी मानो तो निकिता लेना टीम के लिए अभी भी बहुत फायदेमंद होगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि M590 ग्राउंड में मिलना ही बंद हो गया है। M590 मिलेगा, बस उसके लिए थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। और निकिता सिर्फ M590 के लिए ही यूजफुल नहीं है, ये एनिमी का जोसेफ वेस्ट करने और हीलिंग को रोकने में भी बहुत हेल्प करता है, क्योंकि अभी के मेटा में ओलिविया को बफ मिलने के बाद लगभग हर टीम हीलिंग मेटा फॉलो करेगी, और उस सिचुएशन में निकिता एक एंटी कैरेक्टर की तरह काम करेगा। अब बात करते हैं लोडआउट्स और पेट्स की। लोडआउट्स में आपको रखना है 2 टैक्टिकल मार्केट और 2 टीम बूस्टर। टैक्टिकल मार्केट रखेंगे स्नाइपर और नेडर, और टीम बूस्टर रखेंगे प्राइमरी और सेकेंडरी रशर। और पेट स्लॉट में 3 प्लेयर्स R1 यूज करेंगे, जिससे किस लोकेशन पर कितने एनिमी हैं वो आपको पता चल जाएगा और रोटेशन या थर्ड पार्टी करना इजी हो। और नेडर बीस्टन यूज करेगा। अब सबके दिमाग में एक सवाल जरूर आएगा कि मैंने इतनी देर तक मोड्स की बात ही क्यों नहीं की, जबकि अभी के मेटा में स्नाइपर्स के लिए वो वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट कैरेक्टर्स है। देखो, मैंने जो कॉम्बिनेशन बताया है वो एक बैलेंस्ड कॉम्बो था, जिससे आप किसी भी नॉर्मल पेड स्क्रिम्स में अच्छे खासे किल्स निकाल सकते हो। लेकिन मोड्स का यूज थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, उसके लिए अलग स्ट्रैटेजी फॉलो करनी पड़ती है, और स्नाइपर के कैरेक्टर के हिसाब से बाकी प्लेयर्स को भी अपने कैरेक्टर्स चेंज करने पड़ते हैं, क्योंकि स्नाइपर ही एक ऐसा रोल है जिसके ऊपर पूरी टीम का भरोसा रहता है। इसलिए मोड्स के बारे में मैं आपको अलग से बताऊंगा कि नेशनल और इंटरनेशनल टीम्स उसको एग्जैक्टली कैसे यूज करती हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। अगली वीडियो में मैं आपको नेशनल और इंटरनेशनल लॉबीज का कैरेक्टर कॉम्बिनेशन बताऊंगा, और वहीं पर आपको यह भी समझ आ जाएगा कि मोड्स को सही तरीके से कैसे यूज करते हैं। अगर आपको पार्ट 2 चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट में जरूर बता देना। और मोड्स कैरेक्टर का कंप्लीट ब्रेकडाउन मैंने पहले ही एक वीडियो में किया है, अगर देखना चाहते हो तो इस वीडियो पर क्लिक करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।